ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी मटेरिया मेडिका सीरीज में। दिवाली में गैप लेने के बाद में फिर से हमने शुरू किया है। लास्ट टाइम भी हुआ है, लास्ट वीक एक रेमेडी, एक दवाई हमने पढ़ी है होम्योपैथी की। ये वीक भी अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग दवाई डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो दवाई है, ये जो हम जो सारी दवाइयाँ ले रहे हैं ये अभी हिंदी मटेरिया मेडिका के लिए डिस्कशन के लिए, ये सभी पॉलीक्रेस्ट बहुत कॉमन है जो प्रैक्टिस में लगती है। ऐसी दवाइयाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो दवाई है मैग्नीशियम कार्बोनिकम, मैगकाप। मैगकाप ये ऐसी दवाई है जिसका यूज इतना ज्यादा नहीं होता है। मैग्नीशियम ग्रुप जो रेमेडीज है, दवाइयाँ है, एक्सटेंसिव प्रूविंग नहीं हुआ है। इसका प्रेजेंटेशन जो है मटेरिया मेडिका में या रेपर्टरी में इतना नहीं है। लेकिन अभी जैसे हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लिनिकली यूज कर रहे हैं, क्लिनिक में हम पेशेंट्स को दे रहे थे, उसका यूज हमको दिख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम अभी हम देखने लगे हैं, उसका पिक्चर अच्छे से डेवलप हो गया है। ड्रग पिक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटी ऑफ मैग्नीशियम, ये अच्छे से डेवलप हो गई है। आप बहुत सारे बुक्स अगर देखोगे, अगर आप बोरिक जैसा भी बुक देखोगे, तो उसमें मैग्नीशियम कार्ब के माइंड सिम्टम दिए हुए नहीं है। फाटक ने दिए हैं, फाटक मटेरिया मेडिका में माइंड सिम्टम है, लेकिन बोरिक में नहीं है ज्यादा। या एलन स्कीनोट भी आप देखोगे तो बहुत एक दो लाइन लिखा है माइंड पे बस। तो ज्यादा माइंड सिम्टम नहीं आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में देखा है, जैसे हमारे स्टॉलवर्ड्स है, कॉन्टेम्पररी स्टॉलवर्ड्स है, उन्होंने बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है मैग्नीशियम्स के बारे में। तो आज हम उसी मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम बेसिकली मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो दवाइयां है, मैग्नीशियम कार्ब एंड मैग्नीशियम फॉस। तो हम आज मैग्नीशियम कार्ब आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू में पहला सोर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर सोर्स के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, हमें समझ में आता है कि ये दवाई किस चीज से बनती है, ये दवाई जो जो चीज से बनती है उसका उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे बिहेव करती है नेचुरल एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो अगर हमें समझ में आता है तो दवाई समझने में बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, उसका एप्लीकेशन भी इजी हो जाता है। तो मैग्नीशियम्स के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम्स जो है, मैग्नीशियम इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, ये जो कॉलम 2 जो पीरियोडिक टेबल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, राइट, यानी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्केरिया है, स्ट्रोंशियम, बराइटा, ये जो कॉलम 2 है पीरियोडिक टेबल का, ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। और ये जो मेटल है, ये जो मैग्नीशियम है, ये ऐसा सॉफ्ट काइंड का मेटल है, ऐसा बहुत मेटल है, बहुत टफ नहीं है। आयरन या निकोल या कोबाल्ट जैसा या ऑरम जैसा टफ नहीं है मेटल, ये रिलेटिवली सॉफ्ट है मेटल। और ये इसका ये खास बात इसकी, जो ये रो 2 के ये सब जो सॉरी कॉलम 2 के ये मेटल्स है, अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हमें सिंगल और प्योर फॉर्म में कभी भी मिलते नहीं है, ये हमको सॉल्ट फॉर्म में ही मिलेंगे। मैग्नीशियम इन प्योर फॉर्म पॉसिबल नहीं है मिलना, ये किसी तो भी बॉन्ड में होता है, सॉल्ट स्टेट में ही मिलता है। आइदर वो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये फॉर्म में ही मिलता है। क्योंकि मैग्नीशियम का क्वालिटी क्या है, या जो कॉलम 2 में जो सभी एलिमेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, बराइटा, उनके आउटर शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है, 12th की केमिस्ट्री याद रहेगी कि कोई भी शेल कंप्लीट होने के लिए, वो एलिमेंट स्टेबल होने के लिए, आखिरी आउटर जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत होती है।
जब वो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम में क्या होता है, आउटर जो शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो बहुत रिएक्टिव है, इमीडिएटली 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को फॉस्फेट, और वो सॉल्ट बना देता है, जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो वो सिंगल रह नहीं सकता है, इमीडिएटली बॉन्ड बना देता है, इमीडिएटली वो स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो ये जो सारे एलिमेंट है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये अकेले रह नहीं सकते और अकेले मिलते भी नहीं है नेचुरल फॉर्म में भी। तो ये सेम स्टेट, सेम चीज आपको ये पेशेंट में भी दिखने को मिलेगी, भले वो मैग्नीशियम है, कैल्केरिया है, या बराइटा है, या बेरिलियम है, या स्ट्रॉन्शियम है, वो अकेले नहीं रह सकते, उनको चाहिए कोई तो भी डिपेंड होने के लिए, स्टेबल होने के लिए उनको किसी की जरूरत होती है। ओके, तो ये मैग्नीशियम का ना, मैग्नीशियम का हम रोल देखेंगे। मैग्नीशियम अपने ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो उसका रोल क्या है मैग्नीशियम का, वो देखेंगे। तो मैग्नीशियम का मेन जो एक्शन होती है वो नर्व्स पे होती है, नर्व अपने होती है उस पे होती है। और ये जो सब एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं, जो एंजाइम है, जो एंजाइम हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम मैग्नीशियम करता है। ओके, तो मैग्नीशियम आप पढ़ सकते हो ऑलमोस्ट 300 बायोकेमिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इतना इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। और क्या होता है, जो नर्व एक्साइटेबिलिटी होती है, अगर मैग्नीशियम समझो कम है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है उसका रिजल्ट, उसके वजह से नर्वस एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, नर्व ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, और उसके वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, हमारे मोटर नर्व मसल भी अफेक्ट होते हैं, और स्मूथ मसल भी अफेक्ट होते हैं, कार्डियक मसल भी अफेक्ट होते हैं उसके वजह से, और हार्ट बीट जो है, अरिथमिया डेवलप हो सकते हैं मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से। तो मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है हार्ट बीट को भी स्टेडी रखने के लिए, नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी कंट्रोल करने के लिए, हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है नर्व्स की, मसल्स की, ट्विचिंग, कन्वर्जन जो भी है, उसको कंट्रोल रखने का काम भी मैग्नीशियम करता है। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो है, एनर्जी डेवलपमेंट, जो एटीपी फॉर्म होते हैं बॉडी को हर एक रिएक्शन के लिए जो एनर्जी लगती है, उसके फॉर्मेशन में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। तो अब अगर आप सोचिए मैग्नीशियम डिफिशियंसी है, तो डेफिनेटली उस वहां पे क्या होगा, एनर्जी कम है, लैक ऑफ एनर्जी है, ताकत नहीं है, तो डेफिनेटली उसका सिम्टम रहेगा टायर्डनेस, वीकनेस, ताकत नहीं है, कमजोरी है। तो वो कैसा रहेगा, हम वो मैग्नीशियम का पढ़ते टाइम देखेंगे। तो ये मेन एक्शन है मैग्नीशियम का। तो नर्व पे वो क्या करते हैं, जो हाइपर स्टिमुलेटेड नर्व है, ज्यादा इंपल्सेस जनरेट हो रहे, उसको सप्रेस, उसको कंट्रोल में रखने का काम मैग्नीशियम करती है। ओके, और उसके वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम इंड्यूसेस स्लीप एंड कंट्रोल द कन्वर्जन, सूदिंग हो जाता है, सूदनिंग होता है, स्लीप वो सप्रेस हो जाता है, जो भी एक्सेस मूवमेंट है, कन्वर्जन है, उसको कंट्रोल करने का काम मैग्नीशियम करता है। ओके, हाइबरनेट करने का काम मैग्नीशियम करता है। ये हो गया नर्व पे एक्शन। दूसरा सबसे बड़ा एक्शन मैग्नीशियम का किस पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी जीआईटी स्टमक म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस पे, स्टमक और इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन पे मैग्नीशियम एक्ट होता है। हमें पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एलोपैथी में भी कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए जो दवाइयां होती है, उसमें मैग्नीशियम कंटेंट होता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, स्टमक का एसिडिटी कम करता है, जो एसिड सिक्रीशन से उसको कम करता है, और इंटेस्टाइन में म्यूकस और वाटर सिक्रीशन बढ़ाता है। उससे क्या होता है, एसिडिटी कम होती है, और स्टूल पास होने में भी मदद होती है। तो वन ऑफ द एंटासिड, एक्ट लाइक एंटासिड, और स्टूल सॉफ्टनर, दोनों में भी ये काम करता है। इंडाइजेशन और हार्ट बर्न, जो खट्टी डकार होती है, जलन होती है, वो कम करने का काम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करता है। तो एक्शन एक देखिए हमने नर्व्स पे, दूसरी एक्शन देखिए हमने मैग्नीशियम की म्यूकस मेम्ब्रेन, जो जीआईटी पे है। ओके, और जनरल एक्शन,
और जो तीसरी जनरल एक्शन हमने क्या देखा है कि एनर्जी फॉर्म करने के लिए इसकी जरूरत होती है मैग्नीशियम की। और एक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि जो माल न्यूट्रिशन होता है, राइट, जो माल न्यूट्रिशन में जो हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो ग्रोथ प्रॉपर होने के लिए बोन्स की, मसल्स की, ओके, ये ग्रोथ प्रॉपर होने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए रहते, उसके लिए भी मैग्नीशियम इसेंशियल है, बराबर। तो बॉडीली ग्रोथ, मसल, बोन, हाइट, वेट, जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है। तो डेफिनेटली हमें मैग्नीशियम में क्या दिखता है, मैग्नीशियम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर माल न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट, प्रोटीन एनर्जी, एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम, ओके, मैरास्मस, ये जो बच्चे होते हैं इनमें मैग्नीशियम की कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है। तो ये हो गया जनरल एक्शन मैग्नीशियम का। तो अभी मटीरिया मेडिका में इसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है, सिम्टम हमें कैसे दिखते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो मैगकाप जो है ऐसा व्हाइट पाउडर फॉर्म में आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये बनता कैसे है, मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम सल्फ एंड सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो मैग्नीशियम सल्फ और सोडियम कार्बोनेट, सो मैग सल्फ एंड नाइट्रम कार्ब, ये कॉम्बिनेशन से एक्चुअल इंडस्ट्री में मैग्नीशियम कार्ब बनता है, ओके। इसलिए कुछ सिम्टम हमें मैग्नीशियम सल्फ के भी दिखेंगे, कुछ सिम्टम नाइट्रम कार्ब भी दिखेंगे। जब वो सिम्टम आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे नाइट्रम कार्ब का रिफ्लेक्शन हमें दिखता है मैग कार्ब में और कहाँ पे मैग सल्फ का, ओके। तो एफिनिटी देखेंगे, मैग्नीशियम कार्ब, मैगकार्ब की एफिनिटी कहाँ पे है ज्यादा, कौन से टिश्यू पे वो ज्यादा एक्ट करता है। तो जैसे हमने मैग्नीशियम की एक्शन देखी, वही ऑर्गन है, वही टिश्यूज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो पहला तो जीआईटी पे एक्ट होता है। मैग्नीशियम कार्ब जो है वो पुराने दिनों से यूज होता है फॉर इंडाइजेशन, उसको बोलते हैं स्टमक स्वीटनर, ओके। पुराने जमाने में मैग्नीशियम, जिंजर वगैरह वो सब मिला के पाउडर बनती थी जो एसिडिटी के लिए यूज होती थी। तो इसको, उसका कॉमन नेम क्या है, स्टमक स्वीटनर। वो स्वीटन करता है जो भी एसिडिटी, खट्टापन जो बढ़ा है स्टमक में, जो बदहजमी है, उसको कम करने का काम मैग्नीशियम करती है। तो मेन एक्शन है जीआईटी, स्टमक, बॉवेल्स एंड लीवर पे। दूसरा एक्शन है नर्व्स पे, और स्पेशली फेशियल एंड डेंटल नर्व। सो फेशियल न्यूरालजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, टूथेक, न्यूरालजिक टूथेक, तो इसमें मैग्नीशियम का अच्छा एक्ट करता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस पे, और न्यूट्रिशन जो हम सबको पता है कि माल नरिशमेंट में, मैरास्मस में मैग्नीशियम का कितना अच्छा रोल है, ओके। सो जीआईटी, नर्व्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड न्यूट्रिशन। तो अभी एक एक पे उसका एक्शन देखेंगे कि मैग्नीशियम कैसे एक्ट होता है। तो ये मैग्नीशियम का ना, ये जनरल ट्रेथ है, ये जीनियस है मैग्नीशियम का, जो मैंने पूरा पढ़ा है और जो हम मैं प्रैक्टिस में यूज करता हूं मैग्नीशियम। एक्साइटेबिलिटी वर्सेस सप्रेशन। एक तरफ मैग्नीशियम की एकदम एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी है मैग्नीशियम कार्ब के, क्योंकि मैग्नीशियम हमने देखा मैग्नीशियम की एक्शन कैसे है, नर्व्स पे है, ओके। तो मैग्नीशियम अगर डिफिशियंट है, बॉडी में कम है, तो क्या होता है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, इंपल्स ज्यादा फॉर्म होते हैं, कन्वर्जेंस आते हैं, पर्सन एकदम नर्वस, एक्साइटेड, और क्या बोलते हैं हम, एकदम एक्साइटेड स्टेट में रहता है। उसमें इरिटेबिलिटी भी आ सकती है, उसमें एंजाइटी भी आ सकती है। तो ये स्टेट है, ये माइंड पे भी है, और ये एक्साइटेबिलिटी हमें बॉडी पे भी दिखती है। एक्साइटेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ न्यूरालजिया, नर्व ज्यादा स्टिमुलेट होती है, तो नर्व बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो फेशियल न्यूरालजिया दिखता है, कोली की पेन हमें दिखता है, स्टमक एक्साइट हो जाता है, वो ज्यादा एसिड सिक्रेट करना शुरू कर देता है, तो एक्साइटेबिलिटी हमें दिखती है।
और मैग्नीशियम क्या करता है, जब हम मैग्नीशियम देते तो दूसरी साइड उसकी है कि मैग्नीशियम ये सब सप्रेस करता है। नर्वस एक्साइटेबिलिटी है, पर्सन जो एकदम हाइपर एक्साइटेबल है, हाइपर एक्टिव है, नर्वस है, एंशियस है, उसको सप्रेस करने का काम, सूथ करने का काम, स्लीप इंड्यूस करने का काम मैग्नीशियम काम करती है। जो नर्व एक्साइटेबल है उसको भी सप्रेस करने का काम मैग्नीशियम करता है। जो स्टमक एक्साइटेड है, ज्यादा एसिड और ज्यादा स्टमक जूसेस सिक्रेट करता है, उसको भी सप्रेस करने का काम मैग्नीशियम करता है। तो एक साइड एक्साइटेबिलिटी, एक साइड सप्रेशन है, और ये हमें थ्रू आउट मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है, बैक ऑफ द माइंड हमें याद रखना है कि ये उसका कोर है, एक्साइटेबिलिटी और सप्रेशन। तो मैग्नीशियम कार्ब का एक्शन कैसा है स्टमक पे या जीआईटी पे? तो एसिडिटी रहती है, सावरनेस, खट्टापन, ये पूरी दवाई में हमें सब जगह पे खट्टापन दिखेगा। उसके स्टमक में खट्टापन रहता है, मुंह में टेस्ट खट्टी रहती है, उसके पसीने की जो बू आती है, स्मेल होती है, वो भी खट्टी रहती है, सावर स्मेलिंग पर्सपिरेशन। डिस्चार्जेस जो है वो सब सावर है, सब खट्टा है, बास, खट्टे बास आता है उससे। जो डायरिया होता है वो भी खट्टा होता है, और कैसा रहता है टिपिकल डायरिया? ग्रीन, ओके, लाइक अ स्कम फ्रॉग पॉन्ड, ऐसे हरा हरा ग्रीन कलर का रहता है, खट्टा रहता है। फ्रोदी, फ्रोदी खट्टा, खट्टे बास आता है, ऐसा हरा ग्रीन डायरिया रहता है। और उसमें टिपिकल है मैग्नीशियम कार्ब का। मैग्नीशियम को ये कब होता है? यूजुअली एग्रेवेटेड बाय मिल्क, एग्रेवेटेड बाय वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल मैग्नीशियम को एग्रेवेट करता है, मिल्क मैग्नीशियम को एग्रेवेट करता है। ओके, तो उसके वजह से डायरिया होगा, या कोल्ड भी एग्रेवेट करता है मैग्नीशियम को। और वो डायरिया कैसा रहेगा? एक तो ग्रीन रहेगा, खट्टा बास रहेगा, उसको बहुत ही खट्टा रहेगा, और पेन रहेगा, बहुत सीवियर कोली की पेन। तो उससे क्या होगा कि वो जो छोटा बच्चा है और वो जो आदमी, उसको बेंड, इट कंपेल टू बेंड, बेंड फॉरवर्ड, कोलोसिन जैसा। ओके, ऐसा पेन रहेगा बिफोर पासिंग द स्टूल। जो स्टूल जाने से पहले, जब अर्ज आता है स्टूल का, डायरिया का, तो उससे पहले कोली की पेन होगा, और वो पेन होके फिर जाना पड़ेगा। और स्टूल पास करने के बाद में वो पेन कम हो जाता है। बहुत सारे केसेस में हमें दिखता है मैग्नीशियम जब जाते हैं, स्टूल पास करके आते हैं, तो उसके बाद में प्रोस्ट्रेशन दिखता है, वीकनेस हमें दिखता है, क्योंकि मैग्नीशियम में इन जनरल हमें वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन दिखता है, क्योंकि मैग्नीशियम वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो वीकनेस तो हमें हर जगह दिखता है, तो स्टूल के बाद में भी हमें वीकनेस दिखता है। स्टमक में एसिडिटी जब होता है तब भी सब डकार रहते हैं, वो भी खट्टे रहते हैं, टेस्ट खट्टा रहता है, वोमिटिंग जो होता है वो भी खट्टा रहता है। ओके, और उसके उसके साथ में और क्या है? वो कॉन्स्टिपेशन भी होता है मैककाब में। मैककाब में कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? आफ्टर मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा और मेंटल इमोशनल शॉक। फाटक फाटक रेपर्टी अगर आप देखोगे तो सिंगल मेडिसिन दिया है आफ्टर मेंटल शॉक और नर्वस स्ट्रेन, नर्वस शॉक। अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है, या कुछ भी मिसहैप हो जाता है, उससे क्या होता है? मैग्नीशियम डेवलप्स मैग्नीशियम कार्ब, मैककार्ब को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है मैककार्ब को कॉन्स्टिपेशन के लिए। कैरेक्टर ऑफ स्टूल इतना इतना कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मैककार्ब का, ये कॉज बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्स्टिपेशन कॉमन है मैग्नीशियम ग्रुप में, मैककार्ब का ही भाई है दूसरा, मैग्नीशियम म्यूर, राइट? एक ही ग्रुप में है, एक ही फैमिली से, एक ही एलिमेंट है, लेकिन सॉल्ट अलग अलग है। ये मैककार्ब है, वो मैग्म्यूर है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्म्यूर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, मैग्नीशियम कार्ब से भी ज्यादा अच्छा है। मैग्नीशियम म्यूर स्पेशली इन्फेंट्स में जो होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बेबीज होते हैं, उनके कॉन्स्टिपेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्म्यूर। और मैग्म्यूर की स्टूल कैसे रहते हैं? लाइक अ शीप डंग,
जो भेड़ बकरियां होती है उनकी जो रहता है डंग स्टूल वैसा रहता है, लाइक अ बॉल, ग्रीनिश कलर, डार्क ब्लैकिश ग्रीनिश कलर, और ऐसे छोटे छोटे बॉल बॉल में गिरते हैं, ड्राइड एकदम ड्राई स्टूल रहती है। और थोड़ा 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 करेगा बच्चा, दिन में 10-15 बार करेगा, और ये मिल्क से ज्यादा अफेक्ट होता है, मिल्क से ये सब एग्रेवेट होता है मैग्नीशियम म्यूर में भी। सो टिपिकल है मैग्नीशियम म्यूर कॉन्स्टिपेशन इन इन्फेंट। वैसे मैग्नीशियम कार में कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन आफ्टर इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल शॉक के बाद में। ओके, तो यहाँ पे भी हाइपर एसिडिटी है, सिक्रीशन ज्यादा एसिड का, वो सप्रेस करने का काम मैग्नीशियम करता है। स्टमक स्वीटनर, तो ये खट्टापन मैग्नीशियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें मिलता है बहुत सारे, मैक्सिमम केसेस में हमें किधर ना किधर मैग्नीशियम के केसेस में ये, स्पेशली मैग्नीशियम कार्ब के केस में हिस्ट्री मिल जाता है वो। ओके, आगे चलते हैं। नर्व्स पे एक्शन क्या है मैग्नीशियम कार्ब का? न्यूरालजिक पेन है, क्योंकि न्यूरालजिया है, एक्साइट होता है ना, नर्व्स एक्साइट हो जाते हैं, इंपल्सेस ज्यादा होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है नर्व्स की, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, छोटा सा स्टिमुलस और वो एक्साइट हो जाती है। तो वो नर्व अफेक्शन की वजह से, याद रखना दोस्तों, कभी भी जो जो दवाइयों में नर्व्स अफेक्ट होती है उसमें पेन हमेशा कैसा रहता है? लाइटनिंग शार्प शूटिंग अलोंग विथ नर्व। काली पोटेशियम, पोटेशियम का एक्शन भी नर्व्स पे है, तो काली में भी आप देखोगे पेन ऐसा ही है, लाइक शार्प कटिंग पेन, शार्प कटिंग पेन लाइक अ नाइफ, और पोकिंग शूटिंग पेन, सेम ऐसा ही पेन है मैग्नीशियम में, लाइटनिंग शार्प शूटिंग पेन। और स्पेशली फेस में लेफ्ट साइडेड ज्यादा है अफेक्शन, हाँ मैग्नीशियम कार्ब में लेफ्ट साइडेड है, तो फेशियल न्यूरालजिया है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, वो भी लेफ्ट साइडेड आपको ज्यादा मिलेगा मैक कार्ब में। और पेन ऐसा रहता है कि ये जो पेन है ये कब एग्रेवेट होता है? ड्यूरिंग द रिपोज, यानी मैं शांत बैठा हूं, रेस्ट कर रहा हूं, बैठा हूं आराम से, सो रहा हूं, तो मेरा पेन बढ़ जाता है। न्यूरालजिक पेन गेटिंग एग्रेवेटेड ड्यूरिंग रेस्ट, रेस्ट के दरमियान जब मैं बैठा हूं, आराम कर रहा हूं, वो पेन इतना है दैट कंपेल मी टू, आई शुड मस्ट गेट अप एंड वॉक, मस्ट गेट अप एंड वॉक, मुझे खड़ा होके चलना पड़ता है, तब जाके वो पेन थोड़ा कम होता है। तो कभी भी याद रखो ये जनरल सिम्टम है दोस्तों, मैग्नीशियम, पूरे मैग्नीशियम ग्रुप का जनरल सिम्टम है, एग्रेवेशन बाय रेस्ट, एमल्ट्रेशन बाय मोशन। और इसका मोशन भी टिपिकल है, कैसे लगता है उसको? वॉकिंग, क्या क्या करने से? वॉकिंग इन ओपन एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम का आपका। तो रिपोज है, रेस्ट है, वो टाइम पे एग्रेवेशन है, माइंड सिम्टम भी एग्रेवेट हो जाते हैं, न्यूरलजिक पेन भी एग्रेवेट हो जाते हैं, पेन एग्रेवेशन भी है रेस्ट में, रिपोज में, और मैं जब चलता हूं तो मुझे एमल्ट्रेशन है। और माइंड सिम्टम स्पेशली वॉकिंग इन ओपन एयर, मेरा एंजाइटी कम हो जाता है जब मैं ओपन एयर में जाके चलता हूँ, तो वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मस्ट गेट अप एंड वॉक, कभी भी याद रखिए। तो टूथ एक भी है, टूथ न्यूरल्जिया स्पेशली प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। प्रेगनेंसी में टूथ एक है, न्यूरल्जिक टूथ एक है, लेफ्ट साइडेड है, और कुछ भी ज्यादा सिम्टम नहीं मिल रहे, आप मैग्नीशियम का देखे देखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा, रिलीफ तो मिलने वाला है। तो प्रेगनेंसी में इश्यू स्पेशली टूथ एक होता है। तो ये नर्व पे एक्शन है। फीमेल जेनिटल्स पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है, मेंसेस बहुत पेनफुल होते हैं, पेनफुल मेंसेस, डिस्मेनोरिया, और ये जो सब मैग्नीशियम से उसमें जो ब्लीडिंग होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है, टिपिकल है, और ये कंफर्मेटरी होता है। जब आपके पास फीमेल केस है, आपको मैग्नीशियम कंफर्म करना है, तो आप ये क्वेश्चन पूछो 2-4 और आप मैग्नीशियम कंफर्म कर सकते हो फॉर कंफर्मेटरी क्वेश्चन। इफ यू आर सेइंग, आपको दिख रहा है कि माइंड में भी मैग्नीशियम है, बाकी जगह पे भी मैग्नीशियम दिख रहा है, तो कंफर्म करने के लिए आप पूछ सकते हो कि ब्लड, आपको मेंसेस में ब्लड का कलर कैसे होता है? अगर वो डार्क है, क्लॉटेड है, डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश ब्लड है, थिक क्लॉटेड ब्लड है, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम हो सकता है। और डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ, स्टेन जो रहते हैं वो निकलते नहीं है,
जो दाग, जो धब्बे गिरते हैं वो निकलते नहीं है धोने के बाद में, ये बहुत टिपिकल है मैग्नीशियम का। तो गाढ़ा और ब्लैकिश ब्राउनिश है ब्लड, गाढ़ा है, क्लॉटेड है और स्टेनिंग है, स्टेन रह जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये अगर मिलेगा आपको ना तो आप डेफिनेटली मैग्नीशियम सोच सकते हो और कंफर्म कर सकते हो मैग्नीशियम है क्या नहीं। तो ये फीमेल में हमको दिखता है। डिस्मेनोरिया के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है मैकफॉस, इससे आगे आता है डिस्मेनोरिया में, क्योंकि वो कोली की मेडिसिन है, मेन एक्शन कोलिक होता है, स्पैज्म कोलिक, स्पैज्मोडिक पेन्स, लेकिन मैग्नीशियम कार्ब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन में भी एक्शन है। न्यूट्रिशन में मैंने जैसे बताया कि कैचअप जो ग्रोथ होती है, जो माल नरिश्ड बच्चे जो होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं माल नरिशमेंट की वजह से, उनको अभी क्या करते हैं, हाई हाई क्या बोल रिच प्रोटीन डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, फैट्स देते हैं, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट देते हैं, उसके साथ में मैग्नीशियम सप्लीमेंट अभी देना शुरू किया है, क्योंकि मैग्नीशियम चाहिए रहता है फॉर द कैचअप ग्रोथ इन माल नरिश्ड चिल्ड्रन। ये अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट है, रिसेंट रिसर्च हुआ है। इसके वजह से अगर कोई माल नरिश बच्चा है और उसको हम कितना भी प्रोटीन दे, फैट्स दे, अच्छा खाना दे, वो कैचअप ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन उसको अगर मैग्नीशियम देते हैं उसके साथ में सप्लीमेंट तो वो अच्छा ग्रोथ करता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मैरास्मस माल नरिशमेंट। और उसका एकदम इंपॉर्टेंट सिम्टम आप देख सकते हैं, ये की नोट या रेड लाइन सिम्टम है, इमेसिएशन और माल नरिशमेंट इन चिल्ड्रन, डाइट एंड मेडिसिन इन स्पाइट ऑफ। मैक का भी सिंगल रेमेडी मैक का, कि वो बच्चा माल नरिश्ड है, बॉडी एकदम वीक है, अच्छा खाना दे रहे हैं, सब दवाइयां दे रहे हैं, प्रोटीन फैट सब दे रहे हैं, सब न्यूट्रिशियस डाइट है, फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उसमें मैक का हम सोच सकते हैं। ये एक केस मुझे इस पे याद आता है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जाता था और वहां पे होम्योपैथिक ओपीडी करता था। तो वहां पे मैंने एक बच्चा देखा, वहां पे एक डिपार्टमेंट रहता है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट रहता है, एनआरसी बोलते हैं उसको। तो वहां से एक बच्चू रेफर हुआ हमें, और वो 8 महीने का बेबी था, और आपको विश्वास नहीं होगा वो बच्चे का वेट था 2 किलो 250 ग्राम, 8 महीने के बच्चे का। वो कुछ बच्चा था ही नहीं, पूरे से पतला एकदम, उसकी स्किन ऐसे हैंगिंग थी, ऐसा हेड बड़ा एकदम लिथार्जिक, कुछ भी एक्शन नहीं। तो देख के मैं सरप्राइज हो गया। तो वो मुझे हिस्ट्री ऐसी बताई गई, जो न्यूट्रिशन डाइटिशियन थी वहां पे मैडम, वो बोली कि सर हम उसको सब दे रहे, हम उसको हाई प्रोटीन डाइट दे रहे, हाई फैट दे रहे, उसको मदर को अच्छा फीड दे रहे, न्यूट्रिशियस फूड दे रहे, क्योंकि इसको मिल्क भी अच्छा है, हम सब अच्छा केयर ले रहे, जो भी प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो कर रहा है। और हमें दिखता है कि यूजुअली 15 डेज में बच्चों का ग्रोथ शुरू हो जाता है, अच्छे से वेट गेन हो जाता है, 1 हफ्ते में तो हमें वेट गेन दिखना शुरू हो जाता है। वो यूजुअली 2 वीक के लिए एडमिट करके लेते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को, तो 2 हफ्ते में हम डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद में मदर को समझाते हैं डाइट, राइट, और फॉलोअप को बुलाते हैं हर 15 दिन। लेकिन ये बच्चा 7-8 दिन हो गया एडमिट करके, फिर भी कुछ भी गेन नहीं हुआ है, 10-20-50 ग्राम भी उसका वेट बढ़ा नहीं है, क्या करने का, बराबर है। तो ये रूब्रिक अगर आप देखोगे तो मैंने अभी, वो मदर तो अनएजुकेटेड थी, वो कुछ हिस्ट्री नहीं बता पा रही थी, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, बच्चा तो सिर्फ सामने था, क्या करेंगे। तो मैंने सब इमेसिएशन के रूब्रिक ढूंढना शुरू किया, और ये रूब्रिक मुझे मिला, इमेसिएशन डाइट एंड मेडिसिन इन स्पाइट ऑफ, सब मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो वी स्टार्टेड विथ मैग्नीशियम कार्ब 30, इनिशियली 3 टाइम्स अ डे बच्चे को। 1 हफ्ते के बाद में उसका वेट गेन चालू हुआ, 1 हफ्ते के बाद में उसने 250 ग्राम गेन किया आफ्टर एंड ऑफ 1 वीक। उन्होंने उसका एडमिशन कंटिन्यू किया, स्लोली स्लोली वो वेट बढ़ते गया उसका, और 4 kg हो गया अगले कुछ दिनों में। फिर वो लोगों ने उसको डिस्चार्ज दिया, मदर को सब समझा के, राइट। तो ये केस है। तो ये मैग्नीशियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है माल न्यूट्रिशन में। अभी माल न्यूट्रिशन के बच्चे तो यूजुअली स्लम में वगैरह दिखते हैं, तो हमारे पास बच्चे कैसे आएंगे, जब मदर बोलेगी कि डॉक्टर इसको सब खिलाते हैं, सब खाता है, सब न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ता है, फिर भी ये वीक है, फिर भी ये माल नरिश क्यों दिखता है, उसमें आप डेफिनेटली मैग्नीशियम सोच सकते हैं।
और उसमें और आगे एक सिम्टम रहेगा कि मिल्क बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, मिल्क लेता है तो उसको डायरिया हो जाता है। ये जो मैं बोल रहा था कि मैग्नीशियम कार्ब किससे बना है, मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम सल्फ एंड नाट्रियम कार्ब, तो ये टिपिकल नाट्रियम कार्ब का सिम्टम है, मिल्क डायरिया। तो ये उधर से सिम्टम आया है। मैग्नीशियम कार्ब में भी क्या होता है, मिल्क लेने के बाद में व्हाइट पेस्टी स्टूल्स होती है, डायरिया होता है। तो टिपिकल मेडिसिन फॉर माल नरिशमेंट। ये केंट का भी एक्सपीरियंस है, अगर केंट आप पढ़ोगे तो केंट ने यही दिया है। ओके, केंट वाज देयर, केंट को एक ऑर्फनेज में केंट जाता था, जाते थे वो प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पे 40 50 60 बच्चे रहते थे और सबको डायरिया रहता था, मेन कंप्लेंट, और सब माल नरिश्ड वीक रहते थे। और उन पर सब में कॉमन फाइंडिंग क्या था, उनका जो ऑक्सीपिटल बोन था वो सप्रेस था, अंदर गया हुआ था, डिप्रेशन एट द ऑक्सीपिटल रीजन। ये कॉमन फाइंडिंग केंट को मिला। तो केंट केंट ढूंढते गया ये किधर है किधर है, तो उनको हैनीमन ने दिया हुआ सिम्टम मिला। हैनीमन ने लिखा है कि ये मैग्नीशियम का आपको माल नरिशमेंट की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है ऑक्सीपिटल रीजन में, क्योंकि सेरेबेलम का ये होता है उधर एट्रोफी होना शुरू हो जाता है माल नरिशमेंट में, जहाँ पे सीवियर माल नरिशमेंट होता है और आपको ऑक्सीपिटल रीजन में डिप्रेशन मिलता है। तो ये बेसिस पे केन ने मैग्नीशियम कार्ब देना शुरू किया ये ऑर्फन बच्चों को, और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और तब फिर वो कोरिलेट हो गया कि ऑर्फन बच्चों में मैग्नीशियम इंडिकेट होता है, क्योंकि ऑर्फन बच्चे यूजुअली वीक होते हैं, माल नरिशमेंट होते हैं, उनको अच्छे से खाना नहीं मिलता, उनको प्यार नहीं मिलता, उनको कोई केयर नहीं देता, और वहां से ऑर्फन और मैग्नीशियम कार्ब का कोरिलेशन हो गया। और वहां से आया कि मैग्नीशियम कार्ब इज इंडिकेटेड इन ऑर्फन लाइक कंडीशन, ऑर्फन लाइक स्टेट ऑफ पर्सन। ओके, तो वीकनेस मेन सिम्टम है, वॉर्न आउट, वीकनेस, टायर्ड रहते हैं, ये मेन सिम्टम है। और जो वीकनेस है ना, वो अर्ली गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह जब उठते हैं तो वो कंप्लीटली टायर्ड रहते हैं। मेरी एक केस है, 22-year-old गर्ल थी, उसको पीसीओडी के लिए मैंने मैग्नीशियम दिया था, मैककाब 200। तो उसका टिपिकल सिम्टम था, तो वो बोलती थी, उसने शुरू कैसे किया, उसको इंडाइजेशन होता है, स्टमक की तकलीफ है, पेन होता है, कोली की पेन इन पेल्विक रीजन, स्टमक इंडाइजेशन। और वो बोली कि स्टूल में क्या होता है, वो जब स्टूल को जाती है ना उसके बाद में वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है आफ्टर स्टूल, इतना वीकनेस आ जाता है कि मैं जाके सो जाती हूँ फॉर 15 मिनट्स, मैं वो टाइम पे किसी से बात नहीं कर सकती, इतना मुझे वीकनेस आ जाता है। तो मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा रही, इतना वीकनेस। और ये डेली है, ऐसा नहीं कि 10-15 डायरिया लूज मोशन हुए बाद में वीकनेस, वो डेली स्टूल को जाती है, डेली नॉर्मल स्टूल पास करके उसके बाद में उसको 15 मिनट लेटना ही पड़ता है, क्योंकि इतना वीकनेस आ जाता है। तो मैंने बोला कि बताओ ये वीकनेस के बारे में, तो उसने बोला कि डॉक्टर वीकनेस इतना ज्यादा है मुझे कि ये मुझे सुबह उठने के बाद में एकदम वीक लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, जाके फिर सो जाओ, इतना वीकनेस है। दिन में इतना नहीं लगता है, सोने के टाइम में इतना नहीं लगता है, लेकिन सुबह उठने के बाद में वीकनेस लगता है। ये बहुत टिपिकल है मैग्नीशियम का सिम्टम। तो वॉर्न आउट पर्सनैलिटी है। ओके, क्या बोला है केंट ने, वॉर्न आउट यानी एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ये लोग, टायर्ड रहते हैं। दूसरा क्या है, सावर स्मेल, खट्टी बास है, होल बॉडी को डिस्चार्जेस फटता है, इनडेलिबल स्टेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम का। और एक कंफर्मेटरी सिम्टम, मेंसेस स्टेन जाते नहीं है, पर्सपिरेशन स्टेन जाते नहीं है, पर्सपिरेशन के भी येलो स्टेन या रेडी स्टेन रह जाते हैं। तो डिस्चार्जेस के स्टेन रह जाते हैं, धब्बे, डार्क धब्बे जो धोने के बाद में जाते नहीं है, स्वेटिंग के भी, पसीने के भी, और मेंसेस के भी, इंपॉर्टेंट सिम्टम है। क्रेविंग, मीट, मीट क्रेविंग, जैसे मैंने बोला कि फीमेल्स के लिए वो जो स्टेनिंग है, ब्लैक क्लॉटेड मेंसेस है, कंफर्मेटरी है, जैसा ये स्टेनिंग कंफर्मेटरी है, पर्सपिरेशन, पसीना स्टेन करता है, ओके, डिस्चार्जेस स्टेन करते हैं, ये कंफर्मेटरी। और एक मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी है मीट क्रेविंग। दोस्तों ध्यान से याद रखिए, ये सेंटेंस दिमाग में आपके याद रखिए, मैग्नीशियम कार्ब इज मीट ईटर ऑफ द मटीरिया मेडिका, मीट ईटर, इनको मीट, चिकन, फिश, नॉनवेज का क्रेविंग रहता है। वन ऑफ द ऑथर हैज सेड कि सिर्फ मीट क्रेविंग नहीं, जो भी मीट जैसा टेस्ट करता है वो उनको सब अच्छा लगता है, एनी काइंड ऑफ नॉनवेज दे लव।
तो मीट ईटर है, मीट बहुत अच्छा लगता है, तो ये और एक कंफर्मेटरी है। और एग्रेवेशन किससे? मिल्क से, कैबेज से। ओके, तो नाइट एग्रेवेशन है, मेंसेस भी नाइट में ज्यादा होते हैं। रेस्ट में एग्रेवेशन जैसे मैंने बोला आपको, मोशन एमलरेशन है, मेंसेस एग्रेवेशन है, मिल्क एग्रेवेशन है। एमलरेशन में मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग इन ओपन एयर, राइट। लेकिन ठंडी एयर से अफेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उनको चलना भी वहां पे है। और वार्म एयर से वो बेटर है। वार्म तब बेड एग्रेवेट करती है, लेकिन वार्म एयर उनको एमलरेट करती है। तो ये हो गया उसका जनरल ट्रेट, राइट, एक्साइटेबिलिटी एंड सपरेशन। जैसे हमने हर जगह पे देखा, एक तरफ एक्साइटेबिलिटी, दूसरे तरफ सपरेशन, तो इसके माइंड में भी हमको सेम दिखेगा, एक्साइटेबिलिटी एंड सपरेशन। तो अगर आप फर्स्ट लाइन, पहला लाइन पढ़ते हो एलन्स की नोट में से मैग्नीशियम कार्ब का, तो मैग्नीशियम एलन्स ने क्या बोला है? These magnesium person has irritable disposition and nervous temperament, ब्रैकेट में लिखा है चामोमिला। तो एलन्स क्या बोल रहा है कि किसके साथ हमने कंपेयर करना है, किसको ये रहता है मैग्नीशियम जैसा, चामोमिला में रहता है। तो मैग्नीशियम किसके क्लोज जाता है? चामोमिला के। अगर आप एलन्स की नोट पूरा पढ़ोगे तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लीमेंट्री भी एक ही दवाई को है, वो है चामोमिला। तो चामोमिला मैग्नीशियम का कम्स वेरी क्लोज। चामोमिला भी इरिटेबल है, नर्वस है, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी है, अनसिविल बिहेवियर है। वैसा ही मैग्नीशियम में भी इरिटेबिलिटी है, बैड टेम्पर है, सावर एंड ओवर सेंसिटिव। सावर यानी उसका बॉडी डिस्चार्जेस खट्टे होते, वो आदमी भी खट्टा होता है, जो हमेशा चिड़चिड़ करता है, जो हमेशा गुस्से रहता है, ऐसा आदमी है, बहुत गुस्सा है। और उसका गुस्सा कैसा है? फ्लेयर सब बस्ट होता है इन रेज एंड फ्यूरी। इतना हमेशा उसको गुस्सा रहता है, क्योंकि वो माइंड लेवल पे भी वो एक्साइटेबल रहता है, नर्वस टेम्परामेंट, नर्वस एक्साइटेबिलिटी है, हमेशा एक्साइटेबल, छोटी चीज से गुस्सा हो जाना, छोटी सी चीज से डिस्टर्ब हो जाना, इरिटेट हो जाना, ऐसा नेचर है मैग्नीशियम का। तो ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी हमें माइंड लेवल पे भी दिखती है। ओके, और दूसरे साइड पे कैसा है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी और सपरेशन। तो दूसरे साइड पे हमें दिखता है कि इसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। तो गुस्से से उसको क्या लगता है, अगर मेरा गुस्सा ज्यादा हो जाएगा तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका एंगर वैसा ही है। और लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर लड़ाई झगड़े हो गए, मैंने मेरा गुस्सा जो अंदर है, उबलता हुआ गुस्सा, वो बाहर निकाला, तो झगड़ा हो जाएगा और मेरे रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे। मेरे जो अपने हैं वो मुझे छोड़ के दूर चले जाएंगे। तो वो क्या करता है? वो गुस्से को कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है, और वो कैसे बन जाता है? पीस मेकर। और क्या हम सिम्टम पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में? पेसिफिज्म। जिसको झगड़ा पसंद नहीं है, अंदर वो गुस्सा है, लेकिन वो स्ट्रांगली सप्रेस कर देता है, क्योंकि रिलेशन टूटना नहीं चाहिए। इसका रीजन है मैग्नीशियम का बेसिक फीलिंग है लाइक एन ऑर्फन। फोरसेकन फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे डिल्यूजन फॉर डेजर्टेड फोरसेकन, मैग्नीशियम का सबसे मेन मेडिसिन है। ऑर्फन कैसे रहता है? अनाथ बच्चा कैसे रहता है? जिसको माँ बाप नहीं है, जिसको कोई प्यार करने वाला नहीं, जिसको कोई खिलाने वाला नहीं है, जिसको खुद का नाम पता नहीं, खुद की आइडेंटिटी पता नहीं। ये जो अनाथालय में रह रहा है, ऑर्फनेज में रह रहा है, तो ऑर्फनेज में क्या रहता है? ऑर्फनेज में ऐसा है, जो तुमको खाने को मिलता है वो खाना पड़ता है, जो कपड़े पहनने को देते हैं वो पहनना पड़ता है। उधर तुम डिमांड नहीं कर सकते, उधर तुम गुस्सा नहीं कर सकते, उधर तुम टेंट्रम नहीं थ्रो कर सकते हो। अगर तुम वैसा करोगे तो वो तुमको ऑर्फनेज से बाहर फेंक देंगे। तो तुमको तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा सब गुस्सा, तुम्हारी सब जो इच्छा है वो सप्रेस करके ऑर्फनेज में रहना पड़ता है। जो भी मिलता है वो खाना पड़ता है। ये स्टेट है ऑर्फनेज का, ये ऑर्फन का फीलिंग है, और ये फीलिंग मैग्नीशियम का है। अंदर तो गुस्सा बहुत है, अफेक्ट तो बहुत जल्दी हो जाता हूं, लेकिन वो गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए मैं डरता हूं। कहीं वो गुस्सा एक्सप्रेस करूंगा तो मेरा रिलेशन टूट ना जाए। उसको लक्ष्य रखता है कि मेरा रिलेशन अनस्टेबल है।
अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो सामने वाला छोड़ जाएगा, मेरे मेरे अपने मुझे छोड़ जाएंगे और मुझे कोई भी प्यार करने वाला, बात करने वाला नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फियर रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर ये आप याद रखोगे ना तो आपको मैग्नीशियम माइंड माइंड याद रहेगा। इफ सल्फर इज ग्रेट अनवॉश्ड, देन मैककाब इज ग्रेट अनलव्ड। तो मैककाब को क्या फीलिंग रहती है? आई एम अनलव्ड, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और जो भी एक आध दूसरा आदमी जो मुझे प्यार कर रहा है थोड़ा, तो उसको भी मैं गुस्सा करके दूर नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सप्रेस करता हूँ। और वो सप्रेस इतना स्ट्रांगली करता हूँ कि वो रिप्रेशन में चला जाता है। तो मेन ये सिंथेसिस रूब्रिक को आप सिंथेसिस रेपर्टी में आपको रूब्रिक मिलेगा। हार्मनी, डिजायर फॉर, व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी मीन्स यू वांट, आपको सब अच्छा चाहिए, सब पीसफुल चाहिए, सब अकॉर्ड में, सब एक दूसरे को अच्छे एग्रीमेंट में है, एक सहमति से चल रहे, सब गुड़ी गुड़ी अच्छा है, एवरीथिंग इज हैप्पी, सब बैलेंस्ड है, इधर भी कोई गुस्सा नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। और उसके लिए वो खुद का गुस्सा सप्रेस करता है, खुद का एंगर सप्रेस करता है, और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ओके, तो उसको मेन फीलिंग क्या रहता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, केयर नहीं करता है। और वो प्यार केयर पाने के लिए वो सब खुद का गुस्सा, खुद की चॉइस सप्रेस करता है। तो मैग्नीशियम कैसे रहते हैं? पीपल प्लीजर, दूसरे को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तू ऐसा बोल रहा है ना, चलो ठीक है, ये खाना है, चलो ये खाएंगे, इधर जाना है, चलो। खुद बोलते नहीं, नहीं मुझे इधर नहीं जाना है, डर रहता है कि ये रिलेशन टूट ना जाए, फिर से मैं ये स्टेट में आऊंगा कि जहां मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, जहां कोई मेरा अपना नहीं है। तो इसके वजह से सब सहते जाते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है, राइट। और कुछ दिनों के बाद में वो पूरा कंप्लीट न्यूट्रल बन जाते, प्लासिड बन जाते, कोई भी चीज का उन पे फर्क नहीं गिरता। ऐसे स्टेट में मैग्नीशियम आ जाते हैं, और ये टाइप के मैग्नीशियम हम हमारे क्लिनिक में बहुत देखते हैं। ओके, इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा? एक तो बहुत सारे ड्रीम दिखेंगे, वायलेंट ड्रीम, कटिंग, किलिंग, वायलेंस। नहीं तो नो ड्रीम एट ऑल, ड्रीमलेस नाइट रहेंगी, नहीं तो कंटिन्यू ड्रीम रहेंगे। और ड्रीम भी कैसे रहेंगे? बीइंग अलोन, लॉस्ट इन जंगल, लॉस्ट इन ओन हाउस, ऐसे ड्रीम रहेंगे। ओके, खुद के घर में मैं गुम गया हूं, लॉस्ट इन ओन हाउस, बहुत टिपिकल है मैग्नीशियम कार्प का ड्रीम, कि मेरे खुद के ड्रीम में भी, घर में भी मैं अकेला हूँ, लॉस्ट हूँ, कोई नहीं है मुझे प्यार करने वाला। तो ये मैग्नीशियम कार्प का स्टेट ये करता है। तो ये मैग्नीशियम कार्प है। तो ये जो जो मैंने लड़की का केस आपको बताया जिसको पीसीओएस था, उसको स्टमक प्रॉब्लम था, जैसे स्टूल और वीकनेस बताया, तो उसको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट थी, मेंसेस नाइट में एग्रेवेट होता था, डार्क मेंसेस था, क्लॉटेड स्टेन रह जाता था, पर्सपिरेशन था एक्सिलरी रीजन में, उसका भी स्टेन रह जाता, टिपिकल मैग्नीशियम था। और उसके माइंड में भी ऐसा था, वो बोले कि जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं शांत बैठ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या रिप्लाई करके फायदा है, और अगर मैं भी गुस्सा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैं मेरा गुस्सा होने की वजह से ये रिलेशन टूट जाएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी। और अगर अकेली हो जाऊंगी तो एक्सपीरियंस क्या रहता है मेरा, मैं बहुत सैड होती हूँ, किसके साथ बात करूं, कोई भी नहीं मेरी लाइफ में। तो इसके वजह से ये लड़की सब सप्रेस करती है। उसके बहन ने भी बताया कि ये बहुत टिमिड है, बहुत शांत है, कभी भी आवाज नहीं बढ़ाएगी, कभी भी गुस्सा नहीं करेगी, एक्सप्रेस भी ज्यादा नहीं करेगी, ये टिपिकल मैग्नीशियम से। तो ये लड़की को मैंने मैग्नीशियम 200 दिया, 3 डोसेस। इसको बहुत पेनफुल मेंसेस थे, डिसमेनोरिया था, मेंसेस आने के बाद में एक एक महीने तक प्रोलॉन्ग होते थे मेंसेस, बहुत तकलीफ थी उसको। मैग्नीशियम देने के बाद में फर्स्ट मैग्नीशियम डोज 1 महीने में उसका 20-25% तकलीफ कम हो गई। मैग्नीशियम का मैंने रिपीट किया, 203 डोसेज फिर से दिए, नेक्स्ट सेकंड मंथ में मोर देन 50% बेटर हुआ। उसके बाद में उसको 4 महीने दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, एसएल पे कंटिन्यू रखा, और उसके मेंसेस रेगुलर हो गए, डिसमेनोरिया तो पहले महीने में ही बहुत कम हो गया था, और माइंड लेवल पे भी वो एकदम खुल गई, एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन गई, एकदम चेंज उसमें दिखने लगा, वीकनेस गया, शी वाज मोर एंथुसियास्टिक। तो ये टिपिकल मैग्नीशियम कार्ब है। ये अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली आप मैग्नीशियम कार्ब सोच सकते हैं। आप पैथोलॉजी का मत सोचिए कि क्या पैथोलॉजी है तो मैं दे सकता हूँ क्या नहीं, ये कोर सिम्टम, ये कंफर्मेटरी सिम्टम अगर मैग्नीशियम कार्ब के मिल सकते हैं, मिलेंगे तो डेफिनेटली आप प्रिस्क्राइब करने का सोचिए।
तो ये था इन शॉर्ट दोस्तों मैग्नीशियम कार्ब। आगे ऐसा ही हम कंटिन्यू रखेंगे और अलग अलग दवाई या पॉलीफेस रेमेडीज हम रखेंगे। प्लीज फीडबैक आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा होम्योपैथिक कंटेंट आपको मिलेगा। और क्या दवाई आपको चाहिए, क्या डिस्कस करना है, वो भी फीडबैक में दीजिए, हम डेफिनेटली उसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट। जब मेरा लेक्चर रहेगा तब हम मिलते हैं। बाय।